महाविद्यालय गिरवा बांदा द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी द्वारा भारत में महिला विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना, स्थिति एवं विमर्श को शामिल करके प्रबंधन की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान के भाव और महिलाओं की परिस्थिति को कैसे उच्चासीन किया जाए, इसको प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम मैं बी.आर. अम्बेडकर विधि महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर बाबूलाल जी तिवारी जी को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र गिरवा में कॉलेज स्थापित कर पूरी समूची मानव जाति को विधि शिक्षा उपलब्ध कराने के बीड़ा उठाया। प्रोफेसर चतुर्भुज तिवारी जी, पूर्व अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सुश्री सुमिता मिश्रा जी, प्रोफेसर पल्लवी गुप्ता, प्राचार्य JEMTC स्कूल ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा। सुश्री श्वेता आनंद जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी, डॉक्टर किशोरी लाल जी, डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रवि प्रकाश संगी ऋषि जी, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर राजकुमारी द्विवेदी जी, ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डियर स्टूडेंट्स। भारत में महिला विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना, स्थिति एवं विमर्श इस समसामयिक विषय जो प्रबंधन ने चुना, निश्चित तौर पर एक काबिले तारीफ है। क्योंकि हम सब लॉ के विद्यार्थी हैं, मैं एक चीज अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि स्त्री विमर्श, स्त्री की स्थिति, स्त्री की परिस्थिति के बारे में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका ये सोचना था कि यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज और राष्ट्र का विकास स्वयं अपने आप हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमारी पूर्व राष्ट्रपति महोदया, का भी कुछ ऐसा ही कहना था, हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो आशंकाएं सब मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिला के चलने दो मुझको। इस तरह से स्त्रियों की दशा में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कथन रहा है। अब मैं मुख्य सब्जेक्ट पर आता हूं कि स्त्री मुक्ति, स्त्री की अस्मिता, स्वातंत्र, सभी की वर्तमान स्थिति, उसका सर्वेक्षण, आंकड़े, इंटरव्यू, स्त्री आंदोलन, उसके निरंतर सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सर्वेक्षणात्मक एवं विश्लेषणात्मक लेख, निबंध बिल्कुल आधुनिक फैशन के बाजार में चल रहा है। हर कोई स्त्री विमर्श, स्त्री महिला सशक्तिकरण के बारे में रोज आए दिन परिचर्चा करता है, संगोष्ठी करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सबके मन में ये बात आ गई है कि हम स्त्री का मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे आध्यात्मिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन है, तो कुछ उनको मिलेगा। इस सबका एक अपरिहार्य अंग सा बन गया है हर कार्यक्रम का, मानो सभी की नजर का केंद्र ही स्त्री है। बस संतुष्टि इस बात की है कि हर कोई अपने ढंग से स्त्री के लिए सोच रहा है। राजनीति, समाज, साहित्य का आधुनिकतम मुद्दा स्त्री विमर्श है। राजनीतिक, सामाजिक संगठन, एकेडमिशियन, साहित्यकार, बुद्धिजीवी भी सदियों से शोषित, दलित, पीछे धकेली गई स्त्री को ही केंद्र में लाने के लिए संघर्षरत हैं। हर तरफ स्त्री की गुहार है, पुकार है, उसके लिए कुछ करने का जुनून न केवल स्त्री स्वयंसेवी संगठनों में है, वरन स्वयं महिलाओं में भी ऐसी सक्रियता व सजगता पनप रही है। इन सबके उलट हमारी सामाजिक संरचना, ताना बाना में विभिन्न कानूनों में महिलाओं को ढेर सारे विधिक अधिकारों की उपलब्धता के बाद भी क्या वास्तव में स्त्री स्वतंत्र है? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है। क्या हमारी माताएं बहनें स्वच्छंद रूप से कोई निर्णय ले सकती हैं? क्या पति की अनुमति के बगैर कोई कार्य कर सकती हैं? एक नौकरी पेशा स्त्री भी ATM कार्ड का उपयोग पति की अनुमति बगैर नहीं करती। दिन भर नौकरी करने के बाद भी शाम को चाय और खाना पानी की जवाबदारी भी एक स्त्री के हिस्से में ही आती है। भारत सरकार द्वारा संसद में, विधानमंडलों में, निकायों में महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है। इन सब के बावजूद भी शायद आपने देखा होगा, हम सब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सांसद पति, विधायक पति, सरपंच पति, पार्षद पति के हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो कोई भी टेंडर का मामला हो, ठेके का मामला हो, कोई भी पत्नी यदि वो विधायक बन गई है, पार्षद बन गई है, सरपंच बन गई है, तो उसकी पति के बगैर वह एक कदम आगे नहीं चल पाती है। ये यथार्थ कटु सत्य है। महिला के नाम से सिर्फ काम होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, निर्णय नहीं।
सामाजिक चेतना और स्त्री विमर्श की बातें धरातल पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। यह केवल भाषण में, परिचर्चा में, संबोधन में बहुत अच्छा लगता है। हम सब ताली पीटते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप अपने घरों में स्वयं के पति पत्नी का आकलन करके आंख में आंख डालकर यह स्वीकार कर सकते हैं कि घर की मालकिन स्त्री है, वही निर्णय करती है, नीतिगत फैसले लेती है, सारे कार्य वह अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र है, घर में पति का कोई हस्तक्षेप नहीं है? इसका उत्तर यदि हम अपनी अंतरात्मा से देना चाहें तो नहीं में आता है। औरत अधिक ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ, धैर्यवान और बलिदान करने वाली एक ऐसी जीव है जिसका मुकाबला दुनिया का दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। मानवीय विपश्यना, संवेदनहीनता की इस घोर संकट काल में पुरुष को चाहिए कि वह अपने को पुरुष होने से पहले अपने को मनुष्य समझे और स्त्री को भी स्त्री होने से पहले उसे मनुष्य होने का दर्जा दे। स्त्री का संघर्ष उसके घर और बाहर के जीवन पर हावी हो रहा है। ये तो रहा एक सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन हमारे बहुत सारे कानूनों में, भारतीय संविधान में, क्रिमिनल लॉज में दर्जनों ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें कानून तो हैं, लेकिन क्या वास्तव में इन कानूनों का लाभ है? हम यदि सबसे पहले महिला आरक्षण की बात करते हैं तो संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, अर्थात 170 से ज्यादा महिलाएं संसद में पहुंचती हैं। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 330 ए के अनुच्छेद 81 ए बी अनुच्छेद 84 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। 1992 में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया। 1/3 जगह SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष समानता और भेदभाव को समाप्त करना था तथा महिलाओं को न्याय दिलाना भी था। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में साथ शामिल हो, सामाजिक दृष्टिकोण में लोगों की परिवर्तन आए, सामाजिक विकास रणनीति बनाई जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो स्थायित्व के विकास के साथ 70 के दशक में न्याय के साथ विकास हो, 80-90 के दशक में अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण ने जोर पकड़ा और वर्तमान में हाशिए पर खड़े लोगों की शक्ति संपन्नता के साथ आर्थिक विकास की हम बात करते हैं। महिलाओं की शक्ति संपन्नी का मुद्दा विकास के केंद्र में तो है, लेकिन महिलाओं का शोषण और दमन, जाति पदानुक्रम में वे सामाजिक रूप से तिरस्कृत हैं, निर्णय लेने में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है, वर्गीय दृष्टि से महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है, पुरुषों के मुकाबले कम रोजगार दिया जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी पुरुषों से उन्हें हेय माना जाता है। 1995 में विश्व विकास सम्मेलन में दुनिया के सभी देशों को सुझाव दिया गया कि वंचित समूहों को शक्ति में हिस्सेदारी देने हेतु स्थायी कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए। भारत में कल्याण में, विकास में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें शक्ति संपन्न बनाया जाए। इन सब के बावजूद सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह, कम उम्र में शादी, नियुक्त प्रथाएं, हलाला जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि ने आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप सती उन्मूलन, विधवा विवाह, पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किए गए। बाद में महात्मा गांधी की अगुवाई में कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता ने महिलाओं की प्रतिष्ठा और समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई महिला संगठन काम करते रहे। भारत में यदि हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो महिला संघ 1917 में बनाया गया, महिला परिषद 1920 में गठन किया गया और भारतीय विश्वविद्यालय महिला संघ 1920 में बना। 1950 में भारतीय संविधान बनने के बाद स्वतंत्र भारत में आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के विशेष प्रावधान बनाने का प्रावधान राज्य को दिया गया। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का प्रावधान भी है। सम्मानजनक जिंदगी का वादा किया गया। अनुच्छेद 15(1) में धर्म, नस्ल, लिंग, विश्वास, आस्था, पूजा पद्धति के आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की समानता की बात की गई। अनुच्छेद 16(2) में धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 16(4) में खासतौर से राज्यों को अधिकार भी दिया गया कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15(3), 16(4) और अनुच्छेद 330 में विशेष संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सामान्य समानता की बात की गई। 26 जनवरी 1950 को घोषित संविधान की प्रस्तावना में
सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता, हैसियत और अवसर की समानता और सभी के बीच भ्रातृत्व को देते हुए व्यक्ति की निजी गरिमा और राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता कायम रखने का प्रावधान किया गया। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान महिला और पुरुषों को समान रूप से अधिकार देता है। 93 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायत नगर निगमों में स्थान आरक्षित करने के प्रावधान जोड़े गए। महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 38 राज्य जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बनाने और प्रभावी रूप से उसकी रक्षा करने का वचन दिया गया। अनुच्छेद 39 के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व के वितरण और नियंत्रण समान रूप से हो, ऐसे प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 40 के तहत स्वराज को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन और उसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसे प्रावधान बनाए गए। अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अन्य तरह की अवांछित स्थितियों में सरकारी सहायता देना राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य द्वारा दिया हुआ दान। अनुच्छेद 43 के लिए काम के लिए वेतन हो, वर्तमान कार्यगत स्थिति ऐसी हो कि जीवन स्तर बेहतर करने और व्यक्ति अवकाश, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद उठाए, इस तरह के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 47 के तहत जनता के पोषण स्तर, जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 39A के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन की बात की गई। 39D में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं। 39 के अलावा 51A में मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले तमाम प्रावधानों को त्यागने के लिए मानव कर्तव्य को निरूपित करता है। अनैतिक देह व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1986 में वे सभी स्त्री पुरुष आते हैं जिनका व्यवसायिक लाभ के लिए यौन शोषण किया जा रहा है। अनुच्छेद 42 राज्य को समुचित और मानवीय कार्य स्थिति मातृत्व सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इन सारे प्रावधानों को, संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाया गया। कारखाना अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हों, उनके बच्चों की देखरेख के लिए शिशु सदन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के प्रावधान जोड़े गए। भारतीय दंड संहिता में भी दहेज मृत्यु 304B 498 दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत सिर्फ पत्नियों को ही गुजारा भत्ता दिए जाने की अनुमति देती है। व्यभिचार के लिए महिलाओं को सजा का प्रावधान नहीं दिया गया। सीआरपीसी के अंतर्गत महिलाओं को जमानत पर रिहाई पाने के विशेष अधिकार दिए गए। सीआरपीसी के तहत ही किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम अदालती समन जारी नहीं किया जा सकता। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण हो, शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, इनको वैध ठहराया गया। इसी तरह इंडियन पेनल कोड की धारा 354 में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के लिए सजा के प्रावधान को वैध घोषित किया गया। 73वें में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1/3 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राज्य महिला आयोगों का गठन किया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत विधियों में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 स्त्री पुरुष दोनों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करता है। हिंदू संरक्षता और अल्पसंख्यक अधिनियम में भी गार्जियनशिप के लिए 5 वर्ष तक के लिए बच्चे की गार्जियनशिप सिर्फ मां को देने के प्रावधान है। इन सब के बावजूद घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। पारिवारिक गृह में निवास का अधिकार, संरक्षा का अधिकार, मौद्रिक अनुतोष का अधिकार, प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार के अलावा विशाखा गाइडलाइन, ये बहुत फेमस केस आपने पढ़ा होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997। इसमें कार्यस्थल पर जो आज देश में लगभग ये 90% तक केसेज में जो कार्यस्थल पर प्रताड़ना के केस हैं आज भी हो रहे हैं। सिर्फ कानून बनने मात्र से कानून का लाभ महिलाओं को मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। विशाखा गाइडलाइन के तहत शारीरिक संपर्क चेष्टाएं, काम वासना सिर्फ टिप्पणी, अश्लील चित्रों का दिखाना, अंग प्रदर्शन, यौन प्रकृति की अवांछनीय मांग, शारीरिक मौखिक अमौखिक आचरण,
ये आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारा कानून मना करता है। इसके अलावा महिलाओं के इंडियन पेनल कोड में भी बहुत सारे अधिकार हैं। मैं संक्षेप में 5 मिनट में खत्म करता हूं। 304 बी के तहत विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रताड़ित करने पर यदि दहेज मृत्यु होती है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास 10 साल तक के कारावास का प्रावधान है। और सेक्शन 312 से 16 में स्त्री की सम्मति के बगैर एबॉर्शन कराते हैं, शिशु की मृत्यु होती है, 10 वर्ष तक का कारावास है। 319 से 323 तक मारपीट करना, चोट पहुंचाने पर। 326 ए में अम्ल आदि का प्रयोग करते हैं, 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। इस तरह से साधारण रूप से नजरबंद करना, 10 दिन से नजरबंद करना, 340, 344, 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, 361 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का अपहरण, भिक्षावृत्ति के आशय से अपहरण करना, हत्या के आशय से अपहरण करना, विवाह के लिए अपहरण करना, अवैध लड़की का अपहरण, संभोग हेतु विवश करना, विदेशी लड़की का आयात करना, वेश्यावृत्ति हेतु अवैध स्त्री को खरीदना, बेचना, स्त्री के साथ बलात्कार करना, सेपरेशन की अवधि में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में रहते हुए स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जेल में अप्राकृतिक काम तृष्णा, दूसरी शादी करना, धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। महिला की शालीनता को अपमानित करना, अनेकों ऐसे प्रावधान होने के बावजूद भी क्या हम आज दावा के साथ कह सकते हैं कि क्या भारत में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या कानूनी प्रावधान उनको मिले हुए हैं? एविडेंस एक्ट में भी इसी तरह के प्रोविजंस हैं। 113 ए में टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन, यदि कोई लेडी शादीशुदा महिला 7 साल के अंदर शादी आत्महत्या कर लेती है या मर जाती है तो उसके पति, सास, ससुर और उसके नातेदार उसके लिए लायबल माने गए हैं। 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार में दंड विधि संशोधन लाया गया, जो निर्भया केस आपने सभी ने सुना होगा। इसके तहत अमेंडमेंट हमको लाने पड़े। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 है। दर्जनों ऐसे कानून हैं। महिलाओं के अशेष उपकरण अधिनियम है, पशु सुविधा अधिनियम है, खान अधिनियम है, समान मजदूरी अधिनियम है, शारदा अधिनियम है। इन सारे कानून के बावजूद भी आज हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे देश का कानून महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। आपके टॉपिक का जो एक विषय भी है कि भारत में महिला विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना, तो इसमें सामाजिक चेतना को पुनः रेखांकित करना चाहूंगा कि सामाजिक चेतना से मतलब सिर्फ दुंदुभी बजाना नहीं है कि हमने सेमिनार कर लिया, महिला सशक्तिकरण का आयोजन कर लिया, किताबें लिखी गई, पेपर पढ़े गए और महिलाओं का विकास हो गया। भारत सरकार द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए गए। इन सब के अलावा मानवीय विपश्यना, संवेदनशीलता के इस घोर संकट काल में पुरुष को चाहिए कि वह अपने को बदलाव की बहर में कुछ तो चेंज करे। हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की उच्चता की, महिला अधिकारों की, लेकिन इसके ठीक विपरीत असमानता, अन्याय की चीत्कारों को हमारी संस्कृति पुरुषों ने क्या नहीं सुना? रामायण महाभारत की बात करते हैं हम, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाएं भी भारत में विदुषी रही हैं। इन सब के बावजूद रामायण और महाभारत काल में, चाहे वो सीता का प्रश्न, माता सीता की बात हो, चाहे द्रौपदी के चीरहरण की बात हो, क्या उस समय हमने महिला अधिकारों की बात सुनी? स्त्री चिंतन विमर्श का मूल मंतव्य शोषण से मुक्ति है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो, शारीरिक हो। परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में औरतों की लड़ाई को सामुदायिक तथा वैचारिक आधार पर बल मिला है। स्त्री आज जेंडर है, जाति है, उसके सशक्तिकरण हेतु समाज, धर्म, शासन, राज, कानून सभी प्रयासरत हैं। स्त्री विमर्श या स्त्री की स्थिति का संबंध धर्म, जाति, लिंग से अधिक हमारी सोच, स्त्री के प्रति हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जब तक हमारी सोचने की शैली और स्त्रियों के प्रति सम्मान और आदर का भाव विकसित नहीं होगा, केवल महिला अधिकारों के वंदे मातरम से महिला सशक्तिकरण केवल एक दिखावे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। स्त्री के प्रति सामाजिक चेतना में बदलाव के लिए स्त्री विमर्श मानव की विकास यात्रा का एक ऐसा सशक्त सोपान है। स्त्री और पुरुष को एक गाड़ी के दो पहिए मानने की वाली बात में केवल पुरुष का ही पलड़ा भारी हो गया है और स्त्री केवल नारी यथा प्रजनन, संतानोत्पत्ति, घरेलू कार्य तक सीमित कर दी गई। इतने सारे कानून होने के बावजूद भी प्रताड़ना, सहकर्मी पति द्वारा क्रूरता, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, जलाकर मार देना, व्यभिचार, शारीरिक प्रताड़ना के बावजूद भी स्त्री को यह कहकर चुप करा दिया जाता है, समाज क्या कहेगा, तुमको लाज नहीं आएगी,
जब तुम पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध शिकायत करोगी, चुप करा दिया जाता है। लोकलाज का भय, परिवार, संस्कार, सारे बंधन केवल स्त्री के लिए है। यहाँ तक कि पढ़ी लिखी स्त्रियां, नौकरी पेशा स्त्रियां भी असंख्य प्रताड़ना सहने के बावजूद भी कभी अपने बच्चों की खातिर, बूढ़े माँ बाप की सीख के कारण, नाते रिश्तेदारों के बंधनों के तले अपने आप को चुपचाप इस नरक में धकेल देती हैं, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। हजारों सालों से भारतीय संस्कृति की दुहाई देते देते आज भी स्त्रियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि रामायण काल में शूर्पणखा और माता सीता का एग्जाम्पल ले लें, महाभारत काल में द्रौपदी, अम्बा, सरस्वती और सत्यवती की बात कर लें, मुगल काल में शक, हूण काल में दासियों की सौदेबाजी, राजपूताना में, यहां तक कि जब राजघराने भारत में थे तो एक कहावत प्रचलित थी, जागर देखी सुधर लड़कनी तापे चढ़ो बरोने जाए। ये लड़कियां उस समय भी सुरक्षित नहीं थी कि जहां भी सुंदर लड़की देखी राजा चले गए। एक 16 साल की लड़की की शादी 60 साल के राजा के साथ कर दी जाती थी। सब समाज चुपचाप रहकर हम इसको सहन कर लेते थे। क्या उस समय प्राचीन काल की हम दुहाई देते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारियों का सम्मान होता है? ये मनुस्मृति की बात है, लेकिन मनुस्मृति के बाद से हजारों लाखों साल तक क्या हमारे समाज ने इसको प्रताड़ित नहीं किया? कहां स्त्री स्वतंत्र आपको देखने को मिलता है? यदि हम स्त्री का एक सह पक्ष और आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नियोग प्रथा, हलाला जैसी कुप्रथाओं ने नारी को झकझोर कर दिया था। वहीं वर्तमान में इतने सारे कानूनों के बावजूद भी भंवरी देवी केस, निर्भया केस, उन्नाव का कुलदीप सेंगर केस, केरल की डॉक्टर का गैंगरेप और हत्या, बाबा राम रहीम द्वारा आध्यात्मिकता के कारण, धार्मिकता के कारण हनीप्रीत जैसे केस, आसाराम बापू बलात्कार केस, न जाने कितने सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्पीड़न के मामले होंगे। फिल्मी दुनिया, खेल दुनिया भी उत्पीड़न से अछूती नहीं है। स्थिति, परिस्थिति, स्त्री विमर्श, महिला सशक्तिकरण की उपादेयता समाज में बदलाव के बगैर संभव नहीं। आप कुछ भी बात कर लें, अब विकास के धरातल पर हम कितने ही कानूनों की बात कर लें, आज वह वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष यात्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, रंगकर्मी है, पत्रकार है, सब कुछ है, पर अंततः स्त्री के ही शोषण और हत्या के आंकड़े निरंतर फिर क्यों बढ़ रहे हैं? हम शहरों में रहते हैं, शहर से 60 किलोमीटर दूर पूरा देश का 90% जनता गांव में आज भी निवास करती है। इस कोरोना के कारण पूरी जनता वापस लौट कर आ गई है। आप देखिए कि इन सब के बावजूद भी क्या हमारे घर की महिला स्वतंत्र है? क्या अपनी बात कह सकती है? अपने हिसाब से निर्णय लेने में स्वतंत्र है? अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम है? नहीं। तो फिर हम किस बात के आधार पर, किस कानून के आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि भारत की महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है? कुछ परसेंट महिलाएं जो प्रशिक्षित हैं, जो पढ़ लिख गई हैं, अभी भी हमारे यहाँ लड़कों लड़कियों को जन्म से ही, पैदा होते ही उनमें अंतर सिखा दिया जाता है, पहले भैया को खा लेने दो, जब भैया खा लेगा तब बहन खाएगी। तो जब तक हम शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं होंगे, जिस काल में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में महिला शिक्षित है, वहां तो कुछ हद तक महिला सशक्तिकरण और स्त्री की स्थिति और विमर्श की बातें मायने रखती हैं। लेकिन बाकी भारत के 70% देश क्षेत्र में हमारे आपके अपने खुद के घर की महिलाओं को देखिए, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहनें, हमारी पत्नी, क्या अपने ढंग से निर्णय लेने में सक्षम है? हम यदि अपनी आत्मा का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि शायद नहीं। नारी को भी स्वयं आगे आकर अपने अधिकारों के संरक्षण की बात करनी होगी, अपने कानूनी अधिकारों को छीनना होगा। नारी की जड़ता तब तक नहीं टूटती जब तक वह स्वयं विद्रोह नहीं करती है। अपने घर पर अपने पर हो रहे अत्याचार को अन्याय मानकर न्याय की मांग नहीं करती, उसे पांव तले वह जमीन चाहिए जो ठोस हो। समाज में वो अकेले उन दृढ़ पैरों पर खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा करे और सिर ऊंचा करे। स्त्री को अपने व्यक्तित्व का एहसास किसी को कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं में ही वह अपना अलग व्यक्तित्व रखती है, जो कि सबके लिए आदर्श स्वरूप है। स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य स्त्री को समाज में अपने अस्तित्व की पहचान कराना है। जब तक हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे, इसका निष्कर्ष समाज में लागू नहीं होगा। हम दावा के साथ तो नहीं कह सकते कि हमारे देश की अबला हमारे देश की सबला हो गई है। इस सेमिनार के माध्यम से, इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि स्त्री को व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा।
स्त्री की विभिन्न समस्याओं पर विचार करना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के विरोध में संघर्ष में पुरुष को भी उसका सहभागी बनना होगा। स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन महिलाओं को भी लाना होगा। उनका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की परवरिश कर दी और वो बूढ़ी होकर मृत्यु चली गई। उसकी मानसिकता में स्त्री के घर में जो पहले यह कह दिया जाता था कि बेटा घर से जा रही हो, अब वापस नहीं आना है, वही सब कुछ है। इस मानसिकता में थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसको भी स्वतंत्रता देनी होगी, उसको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी जो दबी हैं, उनको समाज के आईने में, विधि के आईने में उजागर करना होगा। स्त्री समस्याओं पर संगोष्ठी, साहित्य सृजन के माध्यम से हम अवेयरनेस ला सकते हैं। स्त्री मुक्ति का तात्पर्य है उसे चॉइस हो, उसे चुनने की आजादी हो। महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अन्य अनेक नियोक्ताएं जो लाद दी गई हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता, इस पर विचार करना जरूरी है। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए मूल रूप से ही लड़कों लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है। उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मूल्य तथा रीति रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज आपने मुझे यह अवसर दिया, मैं सबसे ज्यादा बाबूलाल तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको याद नहीं होगा, 1994 में मेरी उनकी मुलाकात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेस्ट जो टीचर्स क्वार्टर्स हैं, जेडी सिंह साहब ने कराई थी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए जो स्कूल और संस्थान खोल रहे हैं, और आपने मुझे मौका दिया। मैं पूरी आयोजन समिति को, खासतौर से संगिरी जी को, मैडम द्विवेदी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस समसामयिक विषय पर इस परिचर्चा का आयोजन किया, संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।